हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिनव सिंह आप सभी का एग्जाम कार्ट लाइव यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं वो मैंने जो आपसे वादा किया था कि एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस सेट है हमारी एग्जाम कार्ट फैमिली की ओर से आपके लिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर लाया जा रहा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का, जिसमें हम आपको अपनी ही किताब से, जो हमारी किताब इंडिया की मोस्ट सेलिंग बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की, मैं आपको दिखाऊं। ये जो बुक आपके सामने है एसएससी कांस्टेबल जीडी, ये किताब इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है जिसमें हम प्रीवियस पेपर को भी ले रखे हैं और हम प्रैक्टिस सेट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिए हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने के साथ आपकी जीडी की आपको एक तो अपना लेवल पता चलेगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ाई किया है, और साथ साथ आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा आपको। तो इसी के लिए हमने, हमारी एग्जाम कार्ट लाइव फैमिली ने एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट की। तो मैं आपको मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं और आज जो हमारी क्लास होगी वो प्रैक्टिस सेट 1 की होगी। यानी आप ये बुक ओपन करेंगे और बुक ओपन करने के बाद जो प्रैक्टिस सेट 1 होगा उससे सॉल्व करके आप चेक करेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आप पहले पूरी तरह से वीडियो देखिएगा, उसके बाद खुद से आप अगर आपके पास ये बुक है तो आप उसमें से प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा आप सवाल को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में आपसे बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। आप अगर क्लास के बाद हमारी पीडीएफ भी आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है एग्जाम कार्ट लाइव, उसे जरूर ज्वाइन कर ले। यहां आपको सारी जानकारियां मिलती रहेगी एग्जाम कार्ट लाइव से रिलेटेड, साथ साथ पढ़ाई का पीडीएफ भी आपको यहां भी और एप्लीकेशन पर भी मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्लास एसएससी जीडी प्रैक्टिस 1। देखिए प्रैक्टिस 1 जो आपका सेट है, इसका जो सबसे पहला सवाल है बेटा, जो सबसे पहला सवाल है, पहले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है बेटा, आप कैसे इस वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आए आप वीडियो को पॉज कर दे। पॉज करने के बाद पहले आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखें कि आप उसे कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कर पाते हैं कितने समय में कर पाते हैं, क्या आपके कॉन्सेप्ट सही हैं। अगर आप खुद से सोल्व कर ले या ना कर पाए, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप आगे देखें कि मैं आपको कैसे इनका सॉल्यूशन बताता हूं। तो आइए पहला सवाल आपके सामने ये रहा, कहता है वो महत्तम पूर्णांक संख्या कौन सा है जो 1134, 1344, 1512 को विभाजित कर सकता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट कैन डिवाइड 1134, 1344 एंड 1512। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 1134, 1344 और 1512 को डिवाइड करे। यानी आपका जो ऑप्शन में नंबर है, ऑप्शन में जो नंबर है, ये नंबर इन सभी को डिवाइड करेगा, यही आपका आंसर होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली एचसीएफ महत्तम समावर्तक का क्वेश्चन है, लेकिन हमें जानने की जरूरत ही नहीं, हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। गौर से देखिएगा बेटा, जैसे मैं बात करता हूं सवाल में कि तीनों नंबर्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो नंबर है 1134, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, जबकि यहां बाकी के जो 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे 64 इसमें 16 इंटू 4 है, 44 इसमें 11 इंटू 4 है, 24 इसमें 6 इंटू 4 है। यानी इन सब नंबर में 4 मौजूद है। अगर मैं ऑप्शन में ऐसा नंबर रखूं जिसमें 4 मौजूद है, लेट्स से मैं 64 रख रहा हूं 16 इंटू 4, तो इसका मतलब ये संख्या अगर इसको काटेगी तो बेटा यहां पर जो 4 है ये इसको पूरी तरह से काटना चाहिए, लेकिन 34 4 से नहीं, 1134 4 से नहीं कटता, क्योंकि 11 से किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड होने के लिए उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अर्थात जो पहला नंबर है
वो इससे डिविजिबल नहीं होगा। अब पहला नंबर आंसर नहीं है तो दूसरा भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 4 है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन है 42, वही राइट आंसर होगा, क्योंकि 42 जो बना है, 42 को फैक्टराइज करें तो 42 को हम लिख सकते हैं 7 × 3 × 2। अब आप देखिए, आप ये सारी संख्या इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 से भी कट रहा है, 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए, सबके सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहे हैं, आप देख सकते हैं 7 से सारे नंबर कट रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें 3 ऑप्शन कट गए थे, तो ऐसे हमें कोई तो चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सी ही हमारा आंसर था, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन कट चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनका लगभग मान क्या है। बहुत ही प्यारा सा आसान सा सवाल, लगभग मान निकालना, एक्यूरेट मान नहीं निकालना। जैसे आपसे कह रहा है कि मान निकालना आपको 1/2 और यहां लिखा हुआ 161.02 माइनस 1/3 180.2 लिखा हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपसे एक्यूरेट तो पूछा नहीं जा रहा, आपसे लगभग वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप डेसिमल को इग्नोर कर देना, आप डेसिमल को बेटा इग्नोर कर दे और मुझे बताएं कि ये इसको लगभग कितनी बार में काटेगा। तो 80 बार में, 80 दूना 160 होता है। ये इसको लगभग कितने बार में काटेगा, डेसिमल इग्नोर करो, 60 बार में। 80 में से 60 जाएगा तो आपका आंसर 20 होने वाला है, और 20 एक ही ऑप्शन है, तो राइट आंसर बी होगा। देखिए, ये सारी बातें हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं टीचर हूं, इसलिए मुझे यहां एक एक पार्ट आपके सामने लिखना पड़ रहा है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप ये सारी चीजें मौखिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस एक्सप्रेशन का मान क्या है। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसकी वैल्यू क्या है। एक्सप्रेशन है 75.8 का स्क्वायर माइनस 35.8 का स्क्वायर अपॉन कितना लिखा हुआ 40। मुझे ये बताइए, क्या आप ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे? ये दशमलव में लिखी हुई बड़ी सी संख्या बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सवाल सोल्व करने वाला ही नहीं है। आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे ये कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मुझे बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो बेटा मुझे ये बताओ, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर अगर घटाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी, एक बार हमें इन दोनों का सम करना होगा और एक बार दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। देखिए ना, एक बार सम किया ए प्लस बी, एक बार डिफरेंस निकाला ए माइनस बी। अगर इनका हम सम करते हैं तो आंसर आएगा 8 8 16 के 6 बचा कितना 1, 5 5 10 1 11 और 7 3 10 1 11। और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 8 8 खत्म हो गया, 75 में से 35 गया 40, 40 से 40 खत्म हो जाएगा और आंसर आएगा 111.6 111.6, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आशा है कि आप बहुत अच्छे से सवाल को समझ रहे होंगे और खुद भी जब कर रहे होंगे आप क्वेश्चंस को तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि का सवाल है। लाभ हानि का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपया है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ 20% का हो सके, लाभ 20% का हो सके। मुझे ये आप बताएंगे कि बेटा ये जो डिस्काउंट छूट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। हमेशा याद रखना, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है, ये जो डिस्काउंट दिया जाता है 10%, ये मार्क प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर 40 रुपया। यानी अंकित मूल्य आपकी 40 है, इस पर वो 10% का छूट दे रहा है। अगर 10% का छूट दे रहा है, छूट मतलब माइनस, यानी वो बेचेगा कितने में, 90% में। 90% में बेच रहा होगा। जब भी बोले 10% की छूट, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 10 माइनस कर देंगे तो 90% बचेगा, यानी इतने में बिक रहा है वो। अब उसे लाभ करना, प्रॉफिट करना, कितने परसेंट का, 20% का। 20% प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर, और हमें सीपी नहीं पता है। तो मान लेते कि माना कि
कि हमारी सीपी, यही सीपी लिखी हुई, ये सीपी पर हमें प्रॉफिट करना। कितना प्रॉफिट करना? 20%। प्रॉफिट का मतलब होता प्लस, यानी हमारा जो बिकेगी वस्तु, जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 120%। अब देखिए कि ये भी आपकी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे और क्वेश्चन हो गया खत्म। खत्म हो चुका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बस इतनी सी लॉजिकल बात करनी होती है। ये कट जाएगा 30 या 90, 30 चौके 120 और 4 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी सीपी की वैल्यू होगी 10 × 3 30। 30 आंसर होगा सीपी का, 30 आंसर होगा सीपी का। एक एक लाइन के सवाल, मतलब मैथ में आप चाहेंगे भी क्वेश्चन छोड़ना तो छोड़ नहीं पाएंगे अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल परसेंटेज का। परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% से घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने से कम हो जाएगा। देखो इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे उसने कहा कि 10% से घटा दी जाए, 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/10। और जो नीचे वाली चीज होती है ना, इसे हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं। ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर यानी जिसकी वो बात कर रहा है, वो रेडियस की बात कर रहा है। अर्थात हम यहां रेडियस को, जो हमें पता नहीं, उसे हम 10 मानेंगे कि हमारी रेडियस जो पहले थी ओरिजिनल वो 10 थी। अब ये एक कम हो चुकी है, एक कम हो चुकी है। 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 में एक कम हो गई तो रेडियस की जो नई वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 9 के बराबर। 9 के बराबर होगी। वो कहता है कि इस रेडियस 10 से 9 हो चुका है, 10% की कमी हुई है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होता πr²। बेटा ये रेशियो लिख रहा हूं, तो अगर मैं पाई लिखूंगा भी तो इधर और इधर कट जाएगा। सिर्फ r² लिखने, r² स्क्वायर कर दीजिए, यानी एरिया जो होगा वो होगा 100 से 81। 100 से 81 हो जाएगा। कितने की कमी हुई? 19 की। किस पर? 100 पर। 100 पर जो कमी होती है उसे ही परसेंटेज कहते हैं, यानी आंसर होगा 19%। 19% सही जवाब होगा। 19% सही जवाब होगा। ये फ्रैक्शन तरीका है परसेंटेज के सवालों को सोल्व करने का। मैं पूरा परसेंटेज फ्रैक्शन तरीके से ही समझा देता हूं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जो फ्रैक्शन तरीका है, ये रेशियो तरीका है, यहां कैसा भी डेटा लिखा हो 10%, जैसे सीजीएल में अच्छे 43.33% दे देगा, तो इस तरीके से बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान वे में आप सोल्व कर सकते हैं सवाल। लेकिन चूंकि एसएससी जीडी वगैरह में ज्यादा कठिन नंबर नहीं आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ना आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और उस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि x + y + xy/100। इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है वो इसे रिप्रेजेंट करेगा, जहां x और y जो है वो दोनों ही त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो मुझे बताइए, ये भी त्रिज्या है, 10 की कमी है, कमी मतलब माइनस लिखते हैं। ये भी त्रिज्या है तो 10 की कमी है, माइनस लिखेंगे। दोनों में 10-10 की कमी, क्योंकि दोनों त्रिज्या ही है। फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। देखिए यहां सम लिखना है और यहां प्रोडक्ट लिखना है बेटा, प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 100/100 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 1। इधर आ गया -20, 1 में से 20 घटाएंगे, आंसर होगा -19। -19 का मतलब है 19% की कमी होगी। माइनस का मतलब ही कमी रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ये तरीके से भी बच्चे बहुत आसानी तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपया जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए ये साधारण ब्याज का बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। क्या कह रहा है सवाल, ये देखिए। क्वेश्चन कहता है 2 बराबर राशि, हमें राशि पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि माना कि 2 बराबर राशि जो है वो 100 और 100 है, 100 और 100 है, ये बराबर राशि है। अब वो कहता है
कि इन्हें साधारण ब्याज पर दिया गया 7% की दर पर। बेटा ध्यान रखना कि परसेंट जो होता है वो 1 साल का होता है, यानी 1 साल की 7% है तो 4 साल की 7 चौके कितनी हो जाएगी 28%। 1 साल की 7% तो 4 साल की 7 चौके 28%, यानी इस 100 रुपया पर 28% का ब्याज बनेगा। जो अगला 100 रुपया है उस पर कितना ब्याज बनेगा, 1 साल का 5% तो 4 साल का 5 चौके 20% बनेगा। मुझे बताइए ब्याज कितना आया, तो यहां से 100 का 28%, 28, यहां से 100 का 20%, 20, यानी टोटल ब्याज जो बना आपका वो 48 बना, 48। ये हमारा ब्याज तब बना है जब हमने जो राशि थी उसे लेट किया था 100। आप बताइए क्या जो टोटल ब्याज है वो 48 है या 960 है? उसने कहा जी नहीं, 48 नहीं है, ये इस 48 की वैल्यू 960 है। अगर 48 की वैल्यू 960 है तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा? हमारे अकॉर्डिंग आंसर 48 आ रहा है। सवाल कहता है 960, इसका मतलब है हमें 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि जो राशि हमने मानी थी उसमें भी 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात कि हमारा आंसर जो होगा वो 100 इंटू 20, 2000 आंसर होगा। अब यहां मैं क्वेश्चन में एक मिस्टेक देख रहा हूं, क्या कि यहां पूछा जा रहा है उधार दी गई कुल राशि बताएं। अगर उधार दी गई कुल राशि पूछी जा रही है तो 2000 यहां से आएगा और 2000 यहां से आएगा, यानी टोटल आंसर होना चाहिए 4000। तो देखिए आप थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, या तो आप ऑप्शन को 4000 बना लीजिए, इस 2000 के जगह पर 4000 बना लीजिए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, या नहीं तो प्रश्न में चेंज ला सकते हैं कि उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या होगी। अगर प्रत्येक राशि पूछा जाए तो 2000 विल बी द राइट आंसर, 2000 सही जवाब होगा। आशा है कि आप 100% बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में, अगेन परसेंटेज का सवाल है, एक परीक्षा में 80% लड़के हिंदी में पास हुए, 85% कला में पास हुए, जबकि 75% दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे गए लड़कों की कुल संख्या बताइए। देखिए ये बेसिकली ये क्वेश्चन सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सेट थ्योरी से भी कर सकते हैं और नॉर्मल रीजनिंग लगा के वेन डायग्राम से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले सेट थ्योरी से बताता हूं कि सेट थ्योरी से ये सवाल कैसे बनता है। सेट थ्योरी में एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए 80% पास हुआ हिंदी में, 85% पास हुआ कला में, 75% दोनों में पास हुआ। देखिए सभी पास की वैल्यू दी हुई है, तो टोटल जो पास हुए किसी ना किसी प्रकार से उसका फॉर्मूला हो जाता है कि एक सब्जेक्ट में कैसे कैसे पास हुआ। मान लीजिए कि वो हिंदी को मैं H लिख लेता हूं तो हिंदी में कितना पास हुआ, कला को मैं K लिख लेता हूं, कला में कितना पास हुआ, माइनस दोनों में जो पास हुआ उसे घटा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी ना किसी प्रकार से पास होने वाले का मान कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हिंदी में कितने पास हुए हैं 80%, कला में कितने 85%, और दोनों में कितने पास हुए हैं 75%। घटाएंगे यहां से 10, 80 प्लस 10 क्या होगा 90, यानी 90% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार से पास हुए हैं। अब कोई भी टोटल चीज 100% को रिप्रेजेंट करती है। अगर 100% में 90% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे, फेल हुए होंगे 10%। बेटा 10% बच्चे फेल हुए। इसी फेल की वैल्यू उसने बता दिया 45। कहता ये जो 10% है इसका मान मैं बता देता हूं 45। 10% जिसे तुम परसेंट में कह रहे हो उसकी वैल्यू 45 है। 10% अगर 45 को रिप्रेजेंट करता है तो कहता है टोटल स्टूडेंट बताएं क्या है। तो ध्यान रखना बेटा, टोटल स्टूडेंट हमेशा रिप्रेजेंट करता 100% को। तो 100% की वैल्यू क्या होगी मुझे बताइए। 10% 45 है, 100 जाने के लिए 10 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या होगा 450।
450 राइट आंसर होगा, 450 सही जवाब होगा। तो देखिए ये है कि सेट थ्योरी के फॉर्मूले का प्रयोग करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप वेन डायग्राम से सवाल बिना किसी सूत्र के भी कर सकते हैं। इस सवाल को कैसे वो देखिएगा। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं तो आप सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिएगा। वेन डायग्राम से आप वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनता है कि हर सब्जेक्ट को, जैसे हिंदी है इसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कीजिए और दूसरे कला है उसको भी सर्कल से रिप्रेजेंट कीजिए। हिंदी में 80% है, कला में 85% है और दोनों ये जो दोनों वाला पार्ट है इसकी वैल्यू 75 75 है। मुझे बताइए हिंदी 80 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा 5। हिंदी का जो ये वाला पार्ट होगा वो 5 आ जाएगा। कला पूरी 85 है, 85 में ये 75 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम टोटल पास होने वाली की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पास कितने हुए तो आप बोलोगे 75 5 80 10 90 90% पास हुए। अगर 90% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 10%। इसी 10% की वैल्यू वो बता रखा 45, तो 100% का मान क्या होगा, टोटल स्टूडेंट 100 की वैल्यू 450 हो जाएगी। आंसर आज भी 450 ही आएगा। तो आप चाहे तो वेन डायग्राम से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। आशा है कि इस वक्त तक आपके सामने हर सवाल क्रिस्टल क्लियर रह रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाउट पूछ सकते हैं, एग्जाम कार्ड लाइव पे, और यूट्यूब पर भी कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत ही प्यारा सा सवाल। कहता है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए बन जाएंगे? 5%। देखिए ये सब सवाल को बिना किसी सूत्र से, फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं आप। 5% का भिन्न मान होता है 1/20। नीचे वाली चीज को हम हमेशा ओरिजिनल नंबर मानते हैं। जब ब्याज की बात होती है तो ओरिजिनल नंबर वो राशि होती है जिस पर पैसा लगाया जाता है, यानी नीचे वाली चीज मूलधन होगी, मूलधन। यानी अगर मैं आपसे बात करूं अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल होगा 20 और इस 20 पर 1 रुपये का ब्याज बनेगा तो मिश्रधन हो जाएगा 21। बेटा ये रेशियो बनना चाहिए अमाउंट और प्रिंसिपल का। अब चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि जितने साल हैं अमाउंट और प्रिंसिपल के रेशियो पर उतना पावर लगा दिया जाए। हमें नहीं पता कितने साल है तो मानते हैं कि n साल है, n साल की वैल्यू है, हमें क्या पता कितना आंसर आ रहा है, तो हमने मान लिया n साल। अगर यहां 2 साल होगा तो पावर 2 आ जाएगा, 3 साल होगा तो 3 आ जाएगा। अब आप खुद देखिए कि अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशियो वैल्यू वो भी बता रखा है। उसने कहा है 882 बन गया, यानी अमाउंट होगा 882 और प्रिंसिपल होगा 800। अगर मैं रेशियो निकालूं 2 से कट जाएगा 400 बार में और 2 से कट जाएगा 441। गौर से देखिए n का मान क्या रखें कि 21 441 बन जाए, तो बेटा 21 का स्क्वायर 441 होता है, अर्थात n की वैल्यू क्या होगी 2, यानी आंसर होगा 2 साल। 2 years विल बी द राइट आंसर। 2 साल सही जवाब होगा। आई होप कि यहां तक आपको बहुत मजा आ रहा होगा मैथ के सवाल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 182 रुपए को 3 5 4 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो न्यूनतम भाग क्या है? मुझे ये बताइए। 182 रुपीज को डिवाइड किया जा रहा है, 182 रुपीज को 4 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। चारों की रेशियो वैल्यू जो है वो है 3:5:4:1। तो मुझे ये बताइए अगर इसी को डिवाइड किया गया है तो इसका जो सम होगा वो 182 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं इसका सम निकालता हूं, सम की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा मुझे बताओ आंसर कितना आएगा? 5 3 8 4 12 1 13। सम तो 13 ही आ रहा है, जबकि सम की वैल्यू कितनी है 182। इस 13 को 182 कैसे बनाएं? आखिर कैसे बनाएं इसे 182? तो क्या गुना करना पड़ेगा? 13 एकम 13, 5 13 चौके 52, यानी 14 मल्टीप्लाई करके हम उसे 182 बना सकते हैं। अब जो मर्जी पूछ ले उसमें 14 गुना कर दो। तुमसे पूछा सबसे छोटा मान क्या होगा, तो सबसे छोटा 1 है, इसमें भी 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 14। 14 इज द राइट आंसर। फालतू के बच्चे एक्स फैक्स मानते रहते हैं ऐसे सवालों, जरूरत ही नहीं है, एक्स की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सवाल में।
बहुत 98-99% सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स की। बाकी 1-2% जो होता है जहां पर वो मजबूर करता है, वैसे भी सवाल आपके सामने लाएंगे हम लोग, जब मजबूर कर देगा आपको कि आप एक्स का प्रयोग करें, एक्स का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सवाल, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि 53 रुपए की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिले। अभी जो मैं बात कह रहा था कि आपको मजबूर कर दिया जाएगा एक्स का प्रयोग करने के लिए, वो ऐसे ही सवाल जिसमें बोलेगा ना कि इससे उसे अधिक मिलता है, या बोलेगा कि इसकी उम्र उससे 5 साल अधिक है, 5 साल कम है, ऐसे सवाल की पहचान है। यहां मजबूरी होती है एक्स प्रयोग करने की, हम रेशियो में काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है एक्सट्रीमली इजी, पिछले सवाल से भी ज्यादा आसान है। देखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता तीन हैं लोग ए, बी और सी। कहता है सवाल कि ए को बी से 7 अधिक मिले तो 7 अधिक मिले, और बी को सी से अधिक मिले हैं 8। तो भैया ए बी पर डिपेंड कर रहा है, बी सी पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सी को x मान लूं तो ये मान होगा x + 8, और ये मान होगा 8 + 7 x + 15। हमें सबकी वैल्यू पता चल गई, तो इसका टोटल मान क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3x + 15 8 23 टोटल। आप देखिए टोटल जो राशि है वो बताई गई है 53। कहता है इसका मान है 53, 53। अगर मैं 23 को उधर लेकर चला जाऊं, ये प्लस उधर जाएगा तो -23 बन जाएगा, और 3x की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 30। अगर 3x 30 आ चुकी है तो x का मान कितना होगा भैया? 10। x का मान 10 हो जाएगा। अगर हमें x का मान 10 पता है तो हम सबकी शेयर निकाल सकते हैं, सबकी शेयर का अनुपात निकाल सकते हैं। बताइए x का मान 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 15 10 25, इसकी वैल्यू आएगी 15 10 25। इसका मान कितना आ जाएगा? 10 रखेंगे 18, इसका मान कितना आएगा? 10। तो अगर इसका रेशियो निकालूं तो ये कटेंगे नहीं आपस में, आंसर होगा 25 18 10। 25 18 10 लहराता हुआ ऑप्शन बी है, तो बी सही जवाब होगा। बी विल बी द राइट आंसर, बी होगा बेटा राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत का सवाल, औसत चैप्टर का सवाल। ऐसे सवाल को तो धुआं कर देंगे आप एवरेज के सवाल को। कहता है 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि उनकी उम्र में उनकी मां की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत 5 वर्ष हो जाती है। तो उसकी मां की उम्र क्या? देखना बेटा, पहले मैं ट्रिक से बात कर रहा हूं, ये ट्रिक से मौखिक सवाल हो जाता है आप अगर मेरी भाषा पढ़े तो। देखिए यहां 4 भाई हैं, 4 भाई का जो एवरेज है वो दिया हुआ है 12 साल। इसमें अगर उसके मदर को भी शामिल कर लिया जाए, जो मदर हमें नहीं पता है, तो औसत में कहता है 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती, 5 साल बढ़ जाता है। यानी जो 12 था वो 12 5 क्या हो जाएगा? 17। ये पूरी फैमिली का एवरेज एज आ चुका है 17 साल। औसत की परिभाषा होती है कि औसत वो संख्या है जिससे हम प्रत्येक को सूचित कर सकते हैं। अगर ये 17 साल है तो ये भी 17 साल होगा, ये भी 17 साल होगा। तो इस पे तो 17 लिख लीजिए, खाली बक्सा बना हुआ। इसको 17 बनाना है तो 5 जोड़ना होगा। अब यहां 4 भाई हैं, सब में 5 जोड़ेंगे तो 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो 20 जोड़ना पड़ेगा, 5 चौके 20। यहां तो फिक्स है, यहां जोड़ दीजिए 20। ये मदर की उम्र पता चल गई 37 इयर्स। देखिए ये औसत का जो तरीका है, इस तरीके से बहुत बच्चे बेसिक से भी सॉल्व करते हैं, बेसिक से भी मैं बता देता हूं सवाल को, लेकिन ये वो तरीका है जहां कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली कर पाएंगे कि औसत 5 साल से बढ़ा है तो 17 हो गया, यानी माता की उम्र भी 17 मानेंगे, और इधर 12 को 17 बनाने के लिए 5 जोड़ेंगे, 4 लोगों में 20, यानी 17 + 20 37 इयर्स। ऐसे मौखिक करेगा। सिलेक्शन वाला बच्चा लिखता कम है और सारे सवाल यहां से सॉल्व करता है। अगर आप बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं, अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे कि बेटा
चार भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो इनका कुल उम्र क्या होगा? औसत मतलब होता प्रत्येक का मान, प्रत्येक की उम्र 12 है तो चार की कितनी होगी? 12 चौके 48 साल, 48 साल। अगर माता की भी उम्र शामिल कर ले, माता की उम्र को m मान लेते हैं, तो ये परिवार की टोटल उम्र पता चल गई। और परिवार की औसत उम्र अब हो चुकी है, पहले 12 थी, अब 5 बढ़ के 17 हो चुकी है। और परिवार में पहले 4 लोग थे, अब मां भी आ गई है, 5 लोग हैं। सबकी औसत उम्र 17 साल है, 17 साल है 5 लोगों की, तो टोटल क्या होगा बेटा? औसत मतलब प्रत्येक का मान, एक का मान 17, तो 5 लोगों का 17 पचे क्या होगा? 85, 17 पचे 85। तो m की वैल्यू क्या होगी? इसको उधर लेकर जाइए, 85 माइनस 48। देखिए ये भी बहुत आसान, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, 37 ईयर्स। यहां से भी आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। 37 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। कैसे भी बनाए क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी, बहुत आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई से बच्चे को बड़ा ही डर सा लगता है। तो डीआई देखिए बड़ा आसान सा डीआई है, मैं देख पा रहा हूं स्क्रीन में, विजिबल है बिल्कुल, ठीक है। मुझे लगा था कि ऐसा डायग्राम कहीं आपको ना दिखे, लेकिन स्क्रीन में बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए बेटा, जैसे ये सवाल है, कहता 12 से 14 तक आपको सवाल बनाने, इंस्ट्रक्शन दिया गया। इंस्ट्रक्शन ये है, कहता एक लड़के द्वारा एक सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक के दिए गए प्रश्नों की संख्या नीचे दंड आरेख में बताई गई। इसे दंड आरेख कहते हैं। कहते हैं आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर कीजिए। यानी इन सब, ये सब जो स्कोर बताए गए हैं, अलग अलग दिनों के स्कोर बताए गए, यहां प्रश्नों की संख्या लिखी हुई है और यहां दिन लिखा हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे लिखा हुआ। और यहां बताया गया कितने कितने प्रश्न सोल्व कर रहा है लड़का। यहां 8 क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, यहां 12, यहां 20, यहां 4, यहां 11 और 15। अब आज ये सवाल क्या कह रहा है? कहता पहले 3 दिन में किए गए प्रश्नों का अंतिम 3 दिन में किए गए प्रश्नों से अनुपात क्या होगा? भैया पहले 3 दिन में प्रश्न कितने हैं? ये है प्रश्न, आंसर होगा 12, 8, 20 और 20, 20, 40। पहले 3 दिन में 40 प्रश्न सोल्व किए उसने। आखिरी 3 दिन में कितने प्रश्न सोल्व कर रहा है वो? तो ये है जवाब आपका, ये 11, 4, 15, 15, 15, 30, 30। तो बेटा अनुपात निकालेंगे, 0, 0 खत्म होगा, 4:3। खत्म है सवाल, 4:3, ऑप्शन डी। फटाफट में ऑप्शन ए को मत टिक कर लेना है, 3:4 है, वो नहीं होगा, 4:3 राइट आंसर होगा। तो डीआई सबसे आसान पार्ट होता है, मोस्ट स्कोरिंग, आराम से बना सकते हैं आप इकट्ठे 3-4 सवाल, मजा आएगा आपको डीआई करने में। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है ये मानकर कि लड़का रविवार को प्रश्न नहीं करता, संडे को ऑफ रहता, तुम भी पढ़ाई नहीं करते हो संडे को, तो वो भी ऑफ ले रहा है। कहता है लड़के द्वारा 7 दिनों में किए गए प्रश्नों की औसत संख्या क्या है? औसत पूछ रहा, औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता टोटल, यानी टोटल सम अपॉन नंबर, अपॉन नंबर होता है भैया। तो मुझे ये बताइए कि 7 दिन, यहां 6 ही दिन लिखे हुए हैं, लेकिन लेंगे 7 दिन, क्योंकि 7वें दिन वो बैठा है, कुछ नहीं किया। तो पहले तो इन 6 दिनों का स्कोर बताओ कितना होगा। देखो यहां से यहां 40 आ गया था और यहां से यहां 30 आ गया था, तो टोटल उसने कितना बनाया? 70। और कितने दिन में? 7 दिन में। भूल कर 6 मत लिख देना, 6 तो यहां लिखे हुए हैं, एक दिन रेस्ट भी कर रहा है, तो टोटल 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10, यानी 10 उसका औसत होगा। आंसर है बी, बी सही जवाब है, बी राइट आंसर है। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है तुम्हें पढ़ाई करने में, समझ में आ रहा है तुम्हें सारी बात, ये कमेंट में जरूर मुझे बताना भाई। कमेंट देखूंगा मैं आपके कि आप अभी तक कितना, एक बात और बताना, स्कोर कितना किए हो तुम, वो भी पूरा वीडियो देखने के बाद बताना कि तुम खुद से कितने सवाल कर पाए। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली बताइएगा। ये क्वेश्चन कहता है बुधवार की तुलना में लड़के द्वारा गुरुवार को कम किए गए प्रश्नों की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो भैया गुरुवार, थर्सडे को वो कर रहा है 4 और वेडनेसडे को कर रहा है 20, तो कितना कम कर लिया है? 16 कम किया। प्रतिशत निकाला, प्रतिशत मतलब कहां से, तुलना किससे करनी, किससे कम हुआ है ये? तो 20 से, तो 20 से डिवाइड कीजिए और परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुना करते हैं, तो 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, यानी 80% कम है ये। 80% कहां है? यानी सी सही जवाब हो, 80% कम होगा ये
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है ये, नाव और धारा का सवाल। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया जाने वाला समय क्या है? देखिए समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस पता है, गौर से देखो, हमें डिस्टेंस पता, हमें 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन स्पीड नहीं पता। वो स्थिर पानी की स्पीड पूछ रहा है। स्थिर पानी की स्पीड को कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इंग्लिश में। कैसे निकालते हैं? तो देखिए एक ये जो प्रवाह की दिशा है ना, उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम की चाल। डी की वैल्यू दी हुई है 12, और जो प्रवाह के विपरीत है ना, उसे हम अप स्ट्रीम स्पीड कहते हैं और इसका मान है 8। और बी से रिप्रेजेंट करते हैं बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ध्यान रखना ये एक रिजल्ट होता है कि बी बराबर डी प्लस यू बटे 2। तो बेटा आंसर आ गया 12 8 20, 20 बटे 2 10, यानी शांत जल में नाव की चाल यही है। ये जो बी है यह है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल है ये, में नाव की चाल, ये आपको पता चल गया। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है शांत जल में समय बताएं। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे बताइए डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर, स्पीड कितना है 10, 24 बटे 10, 2.4 घंटे में आएगा आंसर। 2.4 खत्म हो चुका है सवाल। देखिए नाव और धारा सबसे आसान चैप्टर होता है मैथ का, लेकिन बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम बस आती है। बच्चा समय दूरी चाल समझता है, यहाँ प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ चाल के अलग अलग नाम हो जाते हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। अगर इस पर कंट्रोल है तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिर लाभ हानि का सवाल है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। भैया मुझे एक वस्तु की ना तो क्रय मूल्य पता है ना तो विक्रय मूल्य पता है। मान लेते हैं एक वस्तु की क्रय मूल्य सीपी है, ध्यान से सुनना, एक वस्तु की क्रय मूल्य सीपी है, तो 18 वस्तु की कितनी होगी, 18 सीपी। विक्रय मूल्य भी नहीं पता। मान लेते हैं एक वस्तु की विक्रय मूल्य एसपी है, तो 16 वस्तु की विक्रय मूल्य क्या होगी, 16 एसपी। ये कहता है बराबर। भैया अगर इसको बराबर कर देंगे तो ये तो कट रहा है, यहां पे ये कट जाएगा, यहां पे देखिए कट रहा है, 2 9 18, 2 8 16। सीपीएसपी का मान पता चल गया। मैथ में दो चीजें बराबर हो, एक तरफ का जो वेरिएबल है ना उसको दूसरी संख्या के सामने रख दो, और दूसरा तरफ का जो वेरिएबल है उसको इस सामने आमने सामने की संख्या, वेरिएबल के सामने जो संख्या है उसको पुट कर दीजिए। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी टोपी उसके सर कह सकते हैं आप ऐसे भी समझिएगा इस बात को कि जो सीपी है, सीपी के सामने 8 है तो सीपी की वैल्यू 8 हो जाएगी, और एसपी के सामने 9 है तो एसपी की वैल्यू 9 है। जो सामने है उसे रख दीजिए, उधर की टोपी इधर पर बिठा दीजिए, इधर की टोपी उधर पर बिठा दीजिए। तो मुझे बताइए कि यहां से सीपी का मान कितना दिखाई दे रहा। सीपी का मान दिखाई दे रहा 8, यानी एक वस्तु की कीमत थी 8 रुपया, और एसपी का मान कितना होगा, एसपी के सामने 9, यानी एक वस्तु की विक्रय मूल्य 9 रुपया। 8 रुपए की चीज 9 रुपए पर बिकी तो हमें 1 का लाभ हुआ। किस पर, 8 पर, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। तो 100 पर कितना होगा, परसेंट बनाने के लिए 100 बटे 8 12.5%, यानी 12.5% का लाभ होगा। हानि पर टिक मत कर देना, ढक्कनो 12.5% लाभ होगा, ये होगा आंसर। देखो ऐसे सवाल को, देखो ये भी बहुत आसान मौखिक सा तरीका, ऐसे सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप। ऐसे सवाल को आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी होगा, लाभ या हानि परसेंट जो भी होगा, ये बराबर क्या होता है, ये होता है जो वस्तु आपकी बची या जो वस्तु आपने उधार ली। जैसे आप कैसे समझ सकते हैं कि लाभ हुई या हानि हुई, वो समझिएगा। मैं जैसे आपसे कहता हूं आप 18 वस्तु घर लाए हैं और 16 वस्तु आप बेच रहे हैं, तो आपके पास अभी भी 2 वस्तु घर में रह गए हैं, तो वो लाभ है। यानी आप लाभ बराबर लिखेंगे
कि कितना वस्तु बच गया, 2 वस्तु बच गया। अब जितना वस्तु आप बेच रहे हैं उससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना बेच रहे हैं? 16, इससे भाग दे दीजिए, 100 गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तरीके से भी आप सवाल सोल्व कर सकते हैं, वही आंसर आएगा 12.5% का लाभ। 12.5% लाभ राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी बहुत बच्चे को अच्छा लगता है इस तरीके से भी सवाल करना। अगला सवाल देखो, कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है तो लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो लाभ हानि का सवाल है, कैसे सोल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। देखिए एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्या कह रहा है, कहता है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, यानी मार्क प्राइस सीपी से 20% ज्यादा है। हमें सीपी ही नहीं पता भैया, हम मान लेते हैं कि सीपी कितना है 100, तो 100 पर 20 अधिक हो गया, 120 हो गया। अब वो डिस्काउंट भी दे रहा, डिस्काउंट कितना दे रहा? 5% का, और डिस्काउंट दिया था मार्क प्राइस पर, यानी यहां पर 5% की छूट दी जा रही है। अब कुछ ढक्कन ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है कि 20 यहां जुड़ा है तो यहां 5 घटा देंगे। नहीं भैया, ये परसेंटेज है। 100 का 20% 20 ही होता है, इसलिए 20 जोड़ा है। लेकिन 120 का 5% 5 नहीं होगा, 12 पंचे 60, इसकी वैल्यू 6 होगी। अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो, 120 का 5%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 12 पंचे 60 बटे 10, 6, यानी 6 की कमी होगी, और 6 की कमी करेंगे तो 114 हो जाएगा। अब देखिए लाभ हानि के लिए हमें सिर्फ सीपी और एसपी चाहिए, एमपी को हटा दीजिए यहां से, इसका रोल खत्म हो चुका। अब बताइए 100 रुपए की चीज 114 पर बिकी, यानी 14 का लाभ हुआ। किस पर? 100 पर, और 100 पर जो लाभ होता है उसे ही परसेंटेज कहते हैं, यानी 14% विल बी द राइट आंसर। 14% सही जवाब है। अब इसी सवाल को आप फिर एक फॉर्मूला देखिए, एक गोल्डन फॉर्मूला है पूरे मैथ का जो मैंने आपको समझाया था अभी एरिया वाले सवाल में, x + y + xy/100, उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। इस सवाल को आप कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा। उस क्वेश्चन से भी आप निकाल सकते हैं x + y + xy/100। देखिए x के जगह पर है, पहले कितना बढ़ाया, तो पहले कितना बढ़ाया 20, फिर 5 की डिस्काउंट दी, डिस्काउंट मतलब माइनस होता है तो -5, फिर इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इस दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 20 पंचे 100 और 100 बटे 100। तो भैया आंसर कितना आ गया? ये दोनों कट जाएंगे, -5 -1 -6, 20 में से 6 गया, 14%। देखिए चूंकि ये प्लस है तो आंसर हुआ लाभ, यानी लाभ हो रहा है 14% लाभ। तो यहां से भी आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व कीजिए, बस आना चाहिए, हर तरीका समझ में आना चाहिए, ताकि आप फंस नहीं सकते हैं कभी भी सवाल सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टाइम एंड वर्क का सवाल है। कहता है ए बी सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है सवाल, और ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं हम लोग। ए का समय दिया हुआ है 10 दिन, बी का समय दिया हुआ है 12 दिन और सी का समय है 15 दिन। कोई काम करते हैं, हमें काम नहीं पता है, तो जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल हो, समय दिया हो, उसके एलसीएम को हम काम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10, 12, 15 का एलसीएम होगा 60, यानी हमें 60 काम करने हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, काम को हम पैसे मान लेते हैं, यानी हमें 60 रुपए कमाने। अब अगर 10 दिन में 60 रुपया तो एक दिन में 6 रुपया कमाएगा। ये कितना कमा रहा है? 12 दिन में 60, एक दिन में 5 रुपया कमाएगा। 15 दिन में 60, एक दिन में 4 रुपया कमाएगा। तो तीनों मिलकर अगर कमाएंगे तो 6, 5, 11, 4, 15 रुपया कमाएंगे एक दिन में। तीनों मिलकर 15 रुपया एक दिन में कमाते हैं, तो 60 रुपया कमाने के लिए 4 दिन की जरूरत होगी। 4 दिन पहले तो आंसर टिक कर लो, 4 सही जवाब। इसी बात को ऐसे भी निकालते हैं कि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क की वैल्यू 60 है, जिससे काम करवा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी। तीनों से काम करवा रहे हैं तो तीनों, ये क्षमता है, एक दिन में किया गया काम क्षमता कहलाता है, तो ये एफिशिएंसी है। 6, 5, 11, 4, 15, तो आंसर यहां से भी आ जाएगा 4 दिन। 4 दिन सही जवाब होगा, राइट। 4 डेज राइट आंसर होगा। अभी तक स्कोर क्या रह रहा है तुम्हारा वो भी बताना, कि क्या स्कोर अभी तक तुम किए हो।
देखो ये क्या कह रहा है सवाल, कहता एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई दी हुई है, कहता एक्स का मान क्या होगा। मेंसुरेशन में इंटर कर चुके हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा दी हुई है। कहता एक भुजा है x माइनस 2, यहां कहीं x माइनस 2 रख लेते हैं, एक भुजा x यहां कहीं x रख लेते हैं, और एक भुजा x प्लस 2, उसकी पोजीशन फिक्स है। देखिए ये दोनों आपस में इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा है उसे ये टेढ़ी जो लाइन है इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड या हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं, यहां रखेंगे आप x प्लस 2, सबसे बड़ी भुजा। कहता है x का मान क्या होगा। तो बेटा ऐसे सवाल को ना सोल्व, देख पाइथागोरस मेथड से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, क्यों जाएगा वैसे। तू ऐसे सवाल को ऑप्शन से पुट करके देख ले कि कौन सा नंबर यहां रख दे जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर ले। अगर मैं 10 रखता हूं, x का मान 10 रखता हूं, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 10, ये बनेगा 12। भैया ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना ही ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है ये। तो बेटा कैसे देखते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं है या पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो देखिए लंब स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64, 10 की स्क्वायर 100, ये 100 प्लस 64 164 है, इधर 12 की स्क्वायर 144, बराबर नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता उत्तर, 10 उत्तर नहीं होगा। अब 8 पुट करके देखते हैं, अगर x का मान 8 रखेंगे तो ये 8 माइनस 2 6 आ जाएगा, x का मान 8 रखेंगे ये 8 होगा, x का मान 8 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64, 64 36 100, 10 की स्क्वायर 100 के बराबर है। दैट मीन्स यही आंसर है, 8 विल बी द राइट आंसर। और बहुत बच्चे को जो एडवांस मैथ पढ़ा हुआ उसे तो 6 8 10 याद ही रहता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। 6 8 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, 3 4 5 6 8 10 9 12 15 7 24 25 8 15 17, ये सब मोस्ट फेमस ट्रिपलेट्स हैं। देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है ए एक भवन के फर्श को 36 दिनों में तैयार कर सकता है, तो ए 12 दिन में कितना काम कर पाएगा। भैया कोई काम किसी एक काम को वो 12 दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है, 36 दिन में, तो 12 दिन में कितना काम करेगा। देखिए 36 से 12 आने के लिए 3 से डिवाइड किए, तो यहां भी 3 से डिवाइड कीजिए, 1/3 काम कर पाएगा 12 दिन में, 1/3। लॉलीपॉप सवाल 1/3 राइट आंसर है, 1/3 सही जवाब। अगला सवाल कहता एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात, यानी जो लोग सक्सेस हुए और जो लोग फेल्योर हुए उसका रेशियो है 5:2। यदि सफलताओं की संख्या 14 अधिक थी तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 होता। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बताए। बड़ा प्यार से देखिएगा, कहता है सवाल में क्या कि किसी परीक्षा में जो लोग सक्सेस को प्राप्त किए और जो लोग फेलियर को प्राप्त किए इसका रेशियो बता रखा, यह है 5:2, 5:2 बना रखा। इसका मतलब जो टोटल कैंडिडेट हैं वो कितने हैं हमारे पास 7। जो टोटल कैंडिडेट जो पास हुए फेल हुए जोड़ देंगे टोटल पता चल जाएगा। कहता अगर असफल हुए लोगों की संख्या 14 अधिक हो जाए तो सक्सेस और फेल्योर स्टूडेंट का रेशियो 9:5 बन जाएगा। 9 और क्या बन जाएगा 5। एक बात बताओ, अगर ये 9:5 है तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जा रही है 14। ये तो बात गलत हो गई भैया, टोटल स्टूडेंट कैसे बदलेगा। आप अगर असफल लोगों को बढ़ाएंगे तो सफल लोग घट जाएंगे। अगर आपने असफल लोग 14 बढ़ा दिए तो सक्सेस वाले स्टूडेंट 14 से घट जाएंगे, लेकिन टोटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं जिसमें से 70 पास हो गए और 30 फेल हो गए, टोटल लोग हैं 100। अगर मैं जो फेल्योर है उसको 10 से बढ़ा दूं, 30 के जगह 40 कर दूं, तो इसका मतलब जो पास होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। टोटल की वैल्यू तो आज भी 100 ही रह रही है, वो थोड़ी ना बदल रही है, टोटल नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ टोटल बदल गया, यहाँ 7 है यहाँ 14, इसे सेम करना पड़ेगा, इसे 14 बनाना पड़ेगा। इसे 14 बनाने के लिए हम 2 गुना कर देते। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 14 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा,
ये 10 बन जाएगा। अब गौर से देखिए, जो आपके असफल लोग हैं, पहले 4 थे आज 5 थे, इसमें रेशियो में वृद्धि कितने की हुई? 1 की। उसने कहा नहीं, वृद्धि हुई 14 की, यानी 1 का मान 14 है। तो टोटल लोग कितने हैं? तो टोटल लोग 14 ही तो हैं, चाहे यहां से देखो या यहां से। तो 14 की वैल्यू 14 इंटू 14, आंसर होगा 196। 196 विल बी द राइट आंसर। 196 भाइयों सही जवाब होगा। कोई एक्सपेक्ट मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सवाल को सॉल्व कर लेगा। रेशियो तरीका मोस्ट फेवरेट, मेरा फेवरेट तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। रेशियो से धुआं कर देगा सवाल को। ये सवाल देख क्या कह रहा है, कहता है ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 96 है, ठीक है। फिर कहता है कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 10% अधिक है, जबकि कक्षा बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों की तुलना से 50% अधिक है, 50% अधिक है। अगर कक्षा ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 58 किलोग्राम हो तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन बताएं। औसत वजन पूछा जा रहा है, एवरेज वेट पूछा जा रहा है। देखिए सवाल को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन कितना आसान और सरल। मुझे यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, हिंदी मीडियम वाले को ऊपर कर देता हूं। भैया क्या कह रहा है सवाल वो समझिएगा। क्वेश्चन कहता है, सबसे पहली बात एक चीज और समझाना चाहूंगा आपको, अगर एवरेज मान पूछा जाए, एवरेज पूछा जाता है तो बेटा नंबर की जरूरत नहीं होती। कभी भी आपसे सवाल में एवरेज पूछा जाए तो टोटल संख्या की जरूरत नहीं होती। इस 96 को काट दीजिए, 96 बेवकूफ बनाने के लिए दिया जा रहा है। एवरेज हमेशा रेशियो ऑफ नंबर पर रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर पर रिप्रेजेंट नहीं करता। देखिए सवाल कहता है 2 क्लास है ए और बी, और कहता है ए में विद्यार्थी की संख्या बी की तुलना में 40% अधिक है, 40% अधिक है। 40% अधिक का मतलब अगर इसे 100 मान ले तो ये 140 बन जाएगा। इसकी रेशियो निकाले, 20 से कट जाएगा 5 और 7, यानी हम इसे कह सकते हैं भाइयों 5 और इसे कह सकते हैं 7। यानी अगर हमारे पास इस जगह पर 5 थे तो यहां कितना हो जाएंगे 7। 100 और 140 कट के 5 और 7 बन चुके हैं। देखिए रेशियो आ चुका है, हमें रेशियो चाहिए संख्या का, एक्चुअल नंबर चाहिए ही नहीं। अब एवरेज बता रखा, एवरेज की वैल्यू क्या बता रखी है, कहता है कि बी का एवरेज ए के एवरेज से 50% ज्यादा। 50% का मतलब अगर मैं इसे 100 मानूं तो ये 150 बनेगा। रेशियो निकालूं तो 100 150 50 से कट जाएंगे 2 और 3, यानी इसकी एवरेज वैल्यू 2:3 होगी। मुझे ये बताइए कि 7 छात्रों का औसत 2 है और 5 छात्रों का औसत 3 है, तो पूरे क्लास का एवरेज क्या होगा? पूरे क्लास की एवरेज वैल्यू क्या होगी? पूरे क्लास की एवरेज वैल्यू क्या होगी? बेटा एवरेज का अर्थ समझाया था प्रत्येक का मान, 1 का मान 2 तो 7 का मान 7 दूना 14, 1 का मान 3 तो 5 का मान 5 तिया 15, और टोटल नंबर से डिवाइड करना। टोटल नंबर कितना है? 7 5 12। तो भैया हमारा एवरेज आना चाहिए 29/12, ये हमारा एवरेज आना चाहिए। लेकिन सवाल कहता है जी नहीं, जो एवरेज है वो 58 है, इसका मान 58 बताया गया। कहता है इसकी जो वैल्यू है वो 58 है। मुझे बताइए 29 को 58 बनाने के लिए 2 गुना करेंगे और 12 इधर जाएगा तो 12 भी गुना होगा, यानी ओवरऑल 24 गुना किया जा रहा है। तो अब जो मर्जी वो पूछ ले। उसने पूछा है कि कक्षा बी का औसत क्या है, तो जहां 3 लिखे हैं इसमें भी 24 गुना करेंगे और आंसर कितना होगा? 72 किलोग्राम राइट आंसर होगा। बी का जो एवरेज होगा वो 72 किलोग्राम होगा, 72 किलोग्राम सही जवाब होगा। एकदम लॉलीपॉप सा सवाल, बस बच्चे को सवाल को समझना अच्छे से है, वो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को डील कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, 23वां सवाल कह रहा है, सवाल एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 है, इसका आयतन क्या होगा? बेटा मुझे सबसे पहले तो ये बता दे कि सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो भाई। सबसे पहले बात करें गिवन क्या क्या है, तो गिवन है रेडियस दिया हुआ है कितना 7, और कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद है तुम्हें क्या होता है? ये होता है 2πRh,
2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 22 दूना इसे हम 44/7 आर एच भी कह सकते हैं, 44/7 आर एच। इसकी वैल्यू दी हुई है 440 और बटा आर की वैल्यू 7 बताई गई है, तो बताओ यहां से एच का मान नहीं निकल आएगा। 7 से 7 खत्म हो गया, 44 से ये कट गया 10 बार में, यानी एच की वैल्यू कितनी होगी 10। हमें एच पता चल चुका, हाइट पता चल चुका है सिलेंडर का 10 है। अब वो क्या पूछ रहा है, कहता है वॉल्यूम बताएं। वॉल्यूम और सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मुझे बताओ पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है 7, तो 7 का स्क्वायर लिखना होगा ये, और एच का मान 10 है। 7 से एक बार 7 खत्म हो गया, 22 सत्ते 154 इंटू 10, 1540। खत्म सवाल, 1540 राइट आंसर है। मेंसुरेशन से बच्चा डरता है, जनरली सीजीएल वाला बच्चा नहीं डरता। देखो जो एडवांस मैथ मुझसे पढ़ लिया उसे इतना आसान लगेगा पूरा एडवांस मैथ, लेकिन जो छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, जो डीप में पढ़ते नहीं है मेंसुरेशन को, उन्हें बड़ा डर लगता है मेंसुरेशन से। तो देखिए लॉलीपॉप सवाल होते हैं, एडवांस मैथ का तो सवाल ही नहीं छूटता है कभी भी। मैं एडवांस मैथ को अरिथमेटिक से भी ज्यादा आसान मानता हूं अगर बच्चे के पास कॉन्सेप्ट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन एक्स, एक ट्रेन का नाम एक्स है, वो विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ती हुई दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकेंड में पार कर जाती है। अगर वाई की लंबाई x की लंबाई का 2/3 है तो x की लंबाई क्या? भैया ये क्या सवाल है, इसको समझिए एक बार। यहां मैं आपको डेटा को डायग्राम से समझाता हूं तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कहता है दो ट्रेन है, एक ट्रेन है x और एक ट्रेन है y, दोनों ही विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है। इसकी चाल बताई गई है 84 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो चाल है वो बताई गई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बताया गया। हमें इसकी लंबाई, ये जो ट्रेन x है उसकी लंबाई बताई गई। कहता है कि y की लंबाई x का 2/3 है, यानी इसकी जो लंबाई है ये इसका 2/3 है। इसका मतलब इसकी नीचे अगर 3 लिखा हुआ, नीचे को ओरिजिनल नंबर मानते हैं, यानी इसकी लंबाई को अगर 3l मान ले तो ये हो जाएगा 2l। ये लंबाई पता चल गया। अब बेटा जब एक ट्रेन दूसरे को पार करती है तो दूरी होता है दोनों की लंबाई का योग। हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन जब एक ट्रेन दूसरे को पार करती है तो दूरी की जगह पर दोनों की लेंथ का सम आ जाता है। इसकी लंबाई 3l, इसकी 2l, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 5l बराबर स्पीड। स्पीड हो जाती है रिलेटिव स्पीड। अब इसकी 84 है, इसकी 52 है। जब विपरीत दिशा में हो तो स्पीड का सम हो जाता है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड का डिफरेंस आ जाता है। विपरीत में है, सम करेंगे 4 2 6 और 8 5 13, 136 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय, पार करने का समय दिया हुआ है कितना, 12 सेकंड दिया हुआ, 12 सेकंड। अब थोड़ी सी समस्या यह है कि यह है किलोमीटर प्रति घंटे में और यह है सेकंड में। तो भैया किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। कैसे? आप 5/18 गुना कर दीजिए। अगर 5/18 गुना करेंगे तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, लंबाई मीटर में आ जाएगी। और वही चाहिए, ट्रेन की लंबाई मीटर में ही दी हुई रहती है। काटो इसको, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, ये आ गया 136 इंटू 10, 1360/3। इसकी जो लंबाई आ गई 5l की वैल्यू आ गई भैया 1360 अब बटे कितना 3। तो मुझे बताओ l का मान क्या होगा, 5 कितनी बार में काटेगा इसको, 5 दूनी 10, 3 36, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, एक का मान होगा 272/3। मुझे चाहिए ट्रेन x की लंबाई, ट्रेन x की लंबाई 3l है, 3l का मान क्या होगा 272/3। l का मान है तो बेटा 3l का मान 3 गुना कर देंगे, 272 मीटर। 272 मीटर लहराता हुआ ऑप्शन सी है, सी सही जवाब होगा। देखिए ये सब सवाल को अगर आप तरीके से समझ रहे हैं तो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कभी मैथ में आप बोर ही नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के अंदर, और आखिरी सवाल है, यानी इस सवाल के बाद आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि स्कोर क्या हुआ है आपका आज की क्लास में। एक वृत्त के अंदर एक आयत है जिसकी भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि आयत की परिमिति
56 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताएं। देखो ये सब जो सवाल है ना, डायग्राम बनाने से ना थोड़ा आपको बढ़िया से समझ में आएगा, इसलिए मैं डायग्राम की मदद ले रहा हूं। यहां पे कहता है कि एक सर्कल के अंदर एक आयत है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक आयत ऐसे बना दिया गया है। भैया ये एक आयत है, देखो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, लेकिन समझना तुम आयत यानी 90 डिग्री पर है ये, ठीक है। अब कहता है इसका परिमाप बताया गया है कितना, 56, और इसकी भुजाओं का अनुपात 4:3 है। आयत में एक लंबाई एक चौड़ाई, किसी को कुछ भी मान लो ये 4x है तो ये 3x है, तो भुजाओं का अनुपात लंबाई चौड़ाई का 4:3 बन जाएगा। परिमाप क्या होता है भैया, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग। अगर आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये 4x है तो ये भी 4x होगा, 8x, ये 3x है ये भी 3x होगा, 6x, 8 + 6 14x इसका परिमाप होगा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का सम। इसकी वैल्यू 56 दी हुई है, 14x की वैल्यू 56, तो x का मान 4, इसका मतलब जहां 4x है वहां ये 16 रह रहा होगा, और जहां 3x है वहां 4×3 12 रह रहा होगा। मुझे ये बताइए कि इसके विकर्ण की वैल्यू क्या होगी। अगर ये 4x है ये 3x है तो ये 5x होगा, और x की वैल्यू 4 है, ट्रिपलेट्स 4 3 5 ये ट्रिपलेट्स होता है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि किसी आयत में 90 डिग्री का कोण बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये 4x 3x ये 5x होगा, x की वैल्यू 4 है तो ये 20 बन गया। और भैया ये जो 20 है ये डायमीटर है सर्कल का, और सर्कल का ही एरिया पूछा जा रहा है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, अगर रेडियस पता है तो πr², अगर डायमीटर पता है तो π/4d²। अब पुट कर दो, पाई के रूप में ही आंसर है π/4, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 4 से खत्म हो गया 100, आंसर है 100 पाई। 100 पाई राइट आंसर है, लहराता हुआ ऑप्शन डी है सही जवाब। बेटा इसी के साथ SSC GD प्रैक्टिस 1 समाप्त हुआ। अगर आप बहुत सिंसियर होके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, अगर आप जॉब लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, तो फिर अगर आप सिंसियर होकर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा आपको। मैं सजेस्ट करूंगा एक बार वीडियो देखने के बाद आप अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक से जरूर ही दोबारा से कोशिश करें। अगर आपके पास बुक है, नहीं है तो ये आप यहां से भी जितने क्वेश्चंस हैं वीडियो को पॉज कर करके आप उसे बना सकते हैं। हम PDF भी दे देंगे और PDF से भी बना सकते हैं। स्कोर जरूर देखिएगा कितना स्कोर कर पाए हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट इस सेट के लिए। हर दिन टेस्ट दूंगा आपको, आप अपने आप को एनालाइज जरूर कीजिएगा, एनालिसिस जरूर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे SSC GD मैथ्स की प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।